हैं तो पहली पे जो है यहाँ पे F15 स्ट्रेन, तो ये हमारा यूनिवल बनता है, उसके थ्रू हम चलते हैं और हमारे पास जो है V की वैल्यू ये आई थी V2 एंड V3, और इसको जब हमने ग्लोबल में अप्लाई किया जहाँ पे V1 और V51 जो है 0 था, तो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा K फैक्टर इंटू D फैक्टर की ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। दिस इक्वेशन इज बेसिकली ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई और ये हमारे पास सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को आप हमें जो है अपना मालूम करना होता है कि लोड हमारे पास ग्लोबल वेक्टर पे लोड एंड मोमेंट क्या अप्लाई हो रहे हैं। उसके लिए हमारे पास जो इक्विवेलेंट फोर्स होती है, नोडल इक्विवेलेंट फोर्स, जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूट लोड को, जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, लो फोर्स इज माइनस WL/2 विच इज ओवर हियर, एंड द मोमेंट 1 एट द नोड 1 इज माइनस WL²/12, और नोड 2 पे माइनस WL/2 फोर्स, एंड द मोमेंट इज काउंटर क्लॉकवाइज WL²/12। तो ये हमारी इक्विवेलेंट फोर्स है, और ये हमारी जो है के डी की फोर्स है। के डी की फोर्स से जब एफ फोर्स को हम इक्विवेलेंट फोर्स को माइनस करते हैं, देन वी हैव द ग्लोबल फोर्स कॉलम लोड कॉलम वेक्टर, रोड वेक्टर हमें मिल जाता है, कॉलम वेक्टर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड, और ये वेरी क्लियर है। अगर हम ये अपना फोर्स बैलेंस आउट करें इन द कैंटिलीवर बीम, द फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद, तो अपवर्ड फोर्स विल बी W into total length, that's what it is over here, and the moment will be W into L, और आधे में से जो कि यूनिफॉर्म है तो एवरेज हम करके इसको आधे में से अप्लाई करें L/2, तो WL²/2 हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, और इस इक्वेशन के अंदर हमने इस इक्वेशन को यूज करके ये हमने पूरा किया था, फ्री बॉडी डायग्राम के साथ भी हमने इसे कंफर्म किया था। एंड बेसिकली हमारा मेथड क्या था, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू एलिमेंट और वर्क इक्विवेलेंट लोड के तौर पे उसे कन्वर्ट करते हैं, और उसकी बेस पे हम असेंबली मैट्रिक्स बनाते हैं, वहां से अननोन F1 एंड Fy मालूम करते हैं, और उसको मालूम करने के बाद इस इक्वेशन के थ्रू V2 Y2 को मालूम करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर चूंकि V1 और Φ1 0 है, तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो एलिमिनेट हो जाती है, हमारे पास ये छोटा वेक्टर बचता है। इस वेक्टर में हम जो है अपना V2 और Φ2 को मालूम किया, ये थर्ड स्टेप है, आपने ये करना है। फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स को इन्वर्स करके तो हम उनकी वैल्यूज मालूम करते हैं, चौथा स्टेप है, वी हैव टू सॉल्व दिस मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हमने KD माइनस F0 वाले इक्वेशन को यूज करते हुए हमें ग्लोबल नोडल फोर्सेस और मोमेंट को मालूम कर लेते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव डन यस्टरडे। अब हम इसके बाद आज जो करेंगे, हम आज करेंगे जबकि कॉन्सेंट्रेटेड लोड अगर हमारे नोड पे नहीं अप्लाई हो रहा, तो फिर उसको हम कैसे हैंडल करें। आपको पता है ना, अब तक हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है उसमें यही क्या है कि जहां जहां कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है वहां पे हम नोड डिफाइन करते हैं, उस तरह एलिमेंट डिफाइन करते हैं। मगर इन केस वो नोड हम डिफाइन नहीं करते, तो कंसंट्रेटेड लोड अगर इन बिटवीन द एलिमेंट है तो उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे, अब उसकी तरफ जा रहे हैं। मेथड तकरीबन मिलता जुलता है, हाउ टू हैंडल द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो तकरीबन उसी की रेपिटेशन हो, तो हर स्टेप को हम रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि जो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हम उनको रिपीट करके वहां से टोटल मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। ये एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। एग्जाम्पल ये आपकी बुक में 4.7 है, इसको मैं थॉरोली दोबारा गो थ्रू कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। कैंटिलीवर बीम ये है, उसके सेंटर में टोटल लेंथ इसकी L और उसके सेंटर में लोड P अप्लाई हो रहा है। हम इस पूरे कैंटिलीवर को इंस्टेड ऑफ मेकिंग टू एलिमेंट्स एक सिंगल एलिमेंट बनाते हैं, और उस सिंगल एलिमेंट बनाने के बाद वर्क इक्विवेलेंट लोड के थ्रू हम इसकी ये नोड के ऊपर, नोड 1 के ऊपर फोर्स एंड मोमेंट को अप्लाई कर देते हैं। आप इसको वर्क इक्विवेलेंट मेथड के थ्रू कर भी सकते हैं, वरना आपकी बुक के अंदर टेबल D है जिसमें ऑलरेडी ये कैलकुलेटेड है।
हमें जब हम ये काम कर रहे होते हैं हमारे पास कंस्ट्रेंट की इंपॉर्टेंस नहीं होती कि किस तरह किस तरह कंस्ट्रेंट है। तो ये हमारा केस है कि नोड 1 और नोड 2 से सेंटर में एक चीज अप्लाई हो रही है। उस केस में नोड 1 पे फोर्स जो है -p/2 होगी और मोमेंट जो है -pl/8 होगा। इसी तरह नोड 2 पे फोर्स विल बी -p/2 और मोमेंट जो है pl/8 होगा। pl/8 होगा। यहाँ माइनस का मतलब है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका पॉजिटिव का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस टेबल को हमने यूज करते हुए ये वाली वैल्यूज। जी आप कुछ कहना चाहते हैं, जरा ऊंचा बोलें। जी आवाज नहीं आ रही। तो ये दोनों वैल्यूज जो है नोट की हमने यहाँ से कैलकुलेट करके वहां से टेबल से ले ली है। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली फ्रॉम वर्क इक्विवेलेंट मेथड के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सोल्यूशन में क्या करना है, डिस्क्रिटाइज किया, वो हमने बता दिया कि हमने इसको एक एलिमेंट बनाया, दिस इज नोड 1 है और ये नोड 2 है। इसमें वी हैव रिप्लेस डी के थ्रू हमने ये उसको सेंट्रल लोड जो है उसको हमने नोडल वैल्यूज फोर्स के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके पास हमारे पास ये स्टिफनेस मैट्रिक्स थी फॉर द बीम। इस स्टिफनेस मैट्रिक को जब यूज किया है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन के अंदर जब हमने V1 और फाइव वन की वैल्यू 0 डाली है, बिकॉज यहाँ पे फिक्स है तो इन दोनों की वैल्यू 0 है, तो हमारी फर्स्ट एंड 2 रोज एंड फर्स्ट एंड 2 कॉलम्स एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हमारे पास बाकी ये मैट्रिक्स बचती है विच इज ओवर दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। इस 2 लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें या इसको इन्वर्स करके आप इसको सॉल्व कर लें। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आप इसको जब इन्वर्स करके सॉल्व करेंगे V2 और φ2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये वही टेबल है। यहाँ पे ये V2 अब ये वाली इक्वेशन और इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स है। कोफैक्टर मेथड से भी आप कर सकते हैं और बहुत मेथड हैं जिससे आप ये कर सकते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज द रिजल्ट। V2 जो है -5pl³/48 EI और φ2 जो है इट इज इक्वल टू P -pl² 8 EI। यहाँ पे जो है ये आपकी बुक ने जगह जगह ये नोटेशन भी यूज किया, इसलिए मैंने यहाँ पे एक दो जगह पे इसको डाल दिया ताकि आप इसको समझ जाएं। डायरेक्ट मींस के ये फोर्स नेगेटिव है विच इज डायरेक्टिंग इन ऑपोजिट वाइट डायरेक्शन, और ये नेगेटिव है विच इज सेइंग दैट द मोमेंट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और हमारे पास ये मोमेंट की वैल्यू आ गई है। अब इसको हमें पर जब मिल गया तो हम इसको जो हमारा केडी मैट्रिक्स है, केडी मैट्रिक्स के अंदर दोनों वैल्यू 0 थी और ये दो वैल्यूज हमने डाल ली हैं। तो दिस इज अवर केडी मैट्रिक्स। और केडी मैट्रिक्स को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलिमेंटल जो है उसके एलिमेंट के ऊपर हमारे पास फोर्स मोमेंट नोड 1 एंड नोड 2 यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई। दिस इज द केडी वैल्यू। अब इस केडी वैल्यू को मालूम करने के बाद हम ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन है, हमने ये केडी की वैल्यू जो है दिस इज द केडी वैल्यू। इस केडी वैल्यू से हमें नोडल इक्विवेलेंट फोर्स वैल्यू ऑफ द सेंटर नोड अप्लाई करना है, उसका माइनस लेंगे तो दैट इज अवर ग्लोबल फोर्स वेक्टर। ग्लोबल फोर्स वेक्टर हमें मिल जाएगा। हमारे पास जो है ये वाली हमारे पास वैल्यू थी जो हमने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट किया विच इज द केडी वैल्यू जो हमने यहाँ पे डाल दी है। और ये जो वेक्टर है ये बेसिकली वेक्टर इज पी इक्विवेलेंट फोर्स वेक्टर जो हमने सेंटर वाले पॉइंट को इधर कन्वर्ट किया है। सो फोर्स इज -p/2, दिस इज द फोर्स -p/2 और ये हमारे पास 3/8, ये यहाँ से जरा गलत लिख दिया गया, दिस इज -pl/8, ये -pl/8 है और यहाँ पे -p/2 है और दिस इज pl/8 है। तो ये हमारी F0 का वेक्टर आ गया विच इज फोर्स इक्विवेलेंट वेक्टर। और इसको जब माइनस करते तो ये आ जाता है, दिस इज द ग्लोबल वेक्टर। इसको आप देख सकते हैं। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये इस वेक्टर के अंदर अगर आप इसको क्लियरली देखें तो Fy1 इज P
यहाँ पे P डाउनवर्ड है तो इस जगह पे ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स होगी तो फोर्सेस इन समेशन ऑफ द फोर्सेस इन y डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू 0। हमने बैलेंस करना है, स्टैटिकली स्टेबल है ये, तो यहाँ पे P आ जाता है। अब ये फोर्स जो है L/2 पे अप्लाई हो रही है, तो दिस इज द मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये मोमेंट P L/2 की मोमेंट अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे काउंटर मोमेंट विल बी काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगी P L/2। तो हमारा रिजल्ट भी बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू हैंडल दिस। सेंटर में अगर कहीं नोड पे फोर्स एक्ट हो रही है तो उसको हैंडल करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। हाउ टू हैंडल दिस फोर्स, इसको हम नोडल फोर्स वेक्टर में कन्वर्ट करके हम उसको यहाँ से माइनस कर दें KD वेक्टर से, तो वी गेट द फाइनल रिजल्ट। तो दिस इज हाउ वी कैन हैंडल जब कोई लोड जो है कंसंट्रेटेड लोड इज बीइंग अप्लाइड एट द लोकेशन व्हिच इज नॉट द नोडल पॉइंट। हमने कॉन्सेंट्रेट पहले नोडल पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करने का मेथड पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेटेड लोड विच इज नॉट अप्लाइड एट द नोड उसको पढ़ा था। तो इस तरह हमने 3 तरीके पढ़ लिए, हाउ टू हैंडल 3 डिफरेंट सिचुएशंस। तो अब हम एक चौथी स्टेशन पे जा रहे हैं, कंसंट्रेटेड लोड फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिंग साइमल्टेनियसली। यानी कंसंट्रेटेड लोड नोडल फोर्स भी एक्ट हो रही है और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी एक्ट हो रही है, तो दोनों चीजों को हम किस तरह हैंडल करेंगे, दिस इज द फोर्थ सिचुएशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये हम किस तरह हैंडल करेंगे। ये एग्जांपल आपकी 4.8 है। देयर इज अ कैंटिलीवर, देयर इज अ कैंटिलीवर, उस पे यूनिफॉर्म लोड अप्लाई हो रही है जो हमने पहले के स्टडी किया था, और एट द राइट हैंड साइड पे एक फोर्स P अप्लाई हो रही है, यूनिफॉर्म लोड, एंड फ्री एंड पे आपकी लोड P अप्लाई हो रही है। हमने डिटरमाइन करना है फ्री एंड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, यानी इस फ्री एंड पे डिस्प्लेसमेंट एंड नोडल फोर्सेस 1 और 2 पे ऊपर दोनों पे नोडल फोर्सेस क्या है इसको मालूम करना है। तो इसका तरीकेकार ये है कि यूनिफॉर्म लोड को हम पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू नोडल फोर्स। ये तो ऑलरेडी फ्री एंड पे नोडल फोर्स है, एंड दिस विल बी वी विल बी कन्वर्टिंग दैट नोडल फोर्स। तो इस नोडल फोर्स को कन्वर्ट करना जो हमने पीछे किया था, ये हमने पहले किया था कि नोडल फोर्स को किस तरह कन्वर्ट करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को माइनस L/W2, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस L²/12। तो ये यहाँ पे आ जाएगी हमारी इस नोड पे यूनिफॉर्म की। इस नोड पे जो है यहाँ पे भी माइनस L/2 आएगा, मगर साथ उसके हमारे पास ये माइनस P एक्ट हो रहा है, P इज एक्टिंग इन द नेगेटिव y डायरेक्शन, तो दोनों की एडिशन का नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो मोमेंट है एज इट इज यहाँ पे एक्ट होगा। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड जब अप्लाई हो रहा है उस पूरे सिचुएशन को कन्वर्टेड इनटू ओनली नोडल फोर्सेस एंड द नोडल मोमेंट के ऊपर हमने उसे कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू सॉल्व। इसमें सबसे पहले हम 2 चीजें इसमें करेंगे, एक तो F0 वेक्टर जो इससे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं वो लिखेंगे, और दूसरा हम इसमें से लिखेंगे, हम इसमें से KW वेक्टर को हम मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, वो उसका इक्वेशन लिखें और दोनों को माइनस कर लेंगे। दैट्स व्हाट आवर मेथड इज। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन में से हमारी जो पहली सिचुएशन है, जो हमारी यहाँ पे पहली सिचुएशन है, जी यहाँ पे हमारी जो ये सिचुएशन है, यहाँ पे चूंकि फिक्स है V1 एंड phi1 इज 0, तो ये हमारी स्टिफनेस मैट्रिक्स है सिंगल एलिमेंट की। तो हमारी फर्स्ट 2 रोज एंड फर्स्ट 2 कॉलम्स विल बी एलिमिनेटेड। एज अ रिजल्ट ये वाला पोर्शन हमारा रह जाएगा विच इज ओवर हियर इनटू V2/V1
और इस V1 और V2 के लिए तो 2 के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो हमारी आ जाएंगी। दिस इज द फोर्स, नोडल फोर्स वैल्यू, एंड दिस इज द मोमेंट वैल्यू, इसको आ जाएगी। अब आप जब इसको इन्वर्स करके V2 एंड Y2 के लिए सॉल्व करेंगे तो दिस इज द रिजल्ट। अगेन यहाँ पे ये एरो के शुरू किया होता है, दोनों नेगेटिव है तो इट इज एक्टिंग इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, एंड यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव विच सीइंग दैट द मोमेंट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह हम इसको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने ये अपनी V2 एंड Phi2 ऑब्टेन कर लिया, V1 एंड Phi1 इज 0, हमें सारी डिस्प्लेसमेंट मिल गई है। तो हमें ग्लोबल मैट्रिक्स जो हम KD मैट्रिक्स सॉल्व करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास ये दोनों वैल्यू 0 आ जाएंगी, और ये दो वैल्यूज अभी हमने कैलकुलेट की है। इन दोनों की बेस पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलिमेंटल नोडल वैल्यू जो है KD वैल्यू ऑफ द एलिमेंट वो हमें मिल जाएगी। इस केस में 1 एंड 2 के ऊपर ये हमें मिल गई है इस केस में। सो अब हम क्या करेंगे, हमने ये इक्वेशन यूज करनी है KD की वैल्यू, ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया KD की वैल्यू, दिस इज द KD वैल्यू, और दूसरा इसके F0 वैल्यूज। F0 वैल्यूज के लिए ये आप ख्याल रखिएगा, दिस इज द वेक्टर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये नीचे रिमेंबर दैट only the equivalent nodal force matrix is subtracted, not the original concentrated load, not the original concentrated load। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके ऊपर ये जो P की वैल्यू है, दिस इज द ओरिजिनल कंसंट्रेटेड लोड, इसको हमने माइनस नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्विवेलेंट नोड फोर्स फैक्टर था -WL/2 आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे -WL/2 फॉर F2Y के लिए हमने वैल्यू डाली है, ताकि यहाँ से P को हम नहीं यूज कर सकते। दिस इज द ओरिजिनल कंसंट्रेटेड लोड, वो यहाँ पे नहीं आएगा इन द F0 वेक्टर में। और दिस इज 12/3 यहाँ पे आ गया, पहले नोट की भी ये वैल्यूज यहाँ पे आ गई, और जब आप इसको माइनस करते हैं दिस इज अवर रिजल्ट, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। यहां तक कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई, कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई हो? जी आ गई है सर, सारी समझ आ गई है ना? आई स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। अब आपका असाइनमेंट 2 मैं आपके साथ करता हूँ। we'll do the assignment 2। असाइनमेंट 1 जो है आपकी, दिस इज द असाइनमेंट 1। ये वाली असाइनमेंट अब हम करते हैं। अच्छा, आप सबके पास जो है ना सॉल्यूशन मैनुअल अवेलेबल है, जो इतनी मैंने असाइनमेंट अब तक चेक की है, आप सबने सॉल्यूशन मैनुअल से एज इट इज कॉपी की है। तो मैं उसी सॉल्यूशन मैनुअल के ऊपर आपको थोड़ी सी बातें समझाते हुए इसको आगे चलेंगे, इसलिए कि सारी चीज दोबारा मेरे लिए लिखना कोई मानी नहीं रखता। सॉल्यूशन मैनुअल यूज करने के लिए भी थोड़ी सी अकल चाहिए होती है। इस प्रॉब्लम के अंदर जो असल आपको कंफ्यूजन इसमें डाली गई है, जो मेन पॉइंट आपने नोट करना है वो ये है, नोड 1 एंड नोड 2 दोनों एंड पे डिफाइन किए और बीच में 3 4 किए हैं। हम इससे पहले नोड 1 2 3 4 करते थे, इसमें यहाँ पे नोड को दूसरी तरह कर दिया। तो जब एलिमेंट 1 के लिए हमें स्टिफनेस मैट्रिक्स को बनाते हैं, हमें ख्याल रखना ये नोड 1 और नोड 3 है, तो ये नोड 1 के ऊपर और नोड 3 के ऊपर आएगा। इसी तरह ये भी नोड 3 है और ये नोड 1 की रो है और नोड 3 की है, नोड 1 का कॉलम है, नोड 3 का कॉलम है। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स हम उस तरह डालेंगे। जब हम इधर जाएंगे सेकेंड एलिमेंट पे, तो ये 3 एंड 4 कंटिन्यूस है, इसे 3 और 4 के ऊपर ये हमारी मैट्रिक्स लिखी जाएगी। और जब हम थर्ड एलिमेंट पे जाएंगे 4 एंड 2 के बराबर है, ये 4 है और फिर 2 है, तो ये उस हिसाब से ये 4 एंड 2 पे वैल्यूज जाएंगी। और फिर अब जब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो वी विल हैव द ग्लोबल मैट्रिक्स। सो दिस इज द ग्लोबल मैट्रिक्स। इसमें देख लें कि इसको हमने नोट को गलत तरीके से रखने की वजह से ये वाली वैल्यूज भी आनी शुरू हो गई। पहले बैंडेड मैट्रिक्स हमारी छोटी थी, सिर्फ यहाँ तक जा रही थी बैंडेड मैट्रिक्स। अब बैंडेड मैट्रिक्स में एक और रो ऐड हो गई है, एक और एडिशन आ गई है बैंडेड मैट्रिक्स में। एज अ रिजल्ट ये कंप्यूटेशन टाइम ज्यादा लेगा। इस स्टिफनेस मैट्रिक्स के अंदर हमारी पहली रो, पहला नोड, पहले नोड पे वैल्यू फिक्स है, V1 is equals to 0, displacement is equal to 0, D1 U1, और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट एट 2 is equals to 0। तो इस मैट्रिक्स के अंदर पहली रो और सेकंड रो की वैल्यू 0 पे आ रही है,
और पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम 0 पे आ रहा है, तो हमारी ये मैट्रिक्स बचती है। दिस इज आवर मैट्रिक्स लेफ्ट U1 0 और U2 0 अप्लाई करने के बाद। जब हमने ये अप्लाई कर दिया तो अब इस मैट्रिक्स को हम यूज कर सकते हैं इन दिस फॉर्म। ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स लेंगे। हमारे पास फोर्स जो है 3 पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे 3 पे कोई फोर्स नहीं आ रही, और नोट 4 पे हमारे पास P फोर्स है। तो ये फोर्स फैक्टर हमारा 0 और P हो गया। P इज ए नॉन वैल्यू, तो फोर्स फैक्टर सारे मालूम है। अब हम इस K मैट्रिक्स को इन्वर्स कर लेंगे। K मैट्रिक्स को हम इन्वर्स करेंगे तो वी कैन फाइंड U3 एंड U4। उसके लिए हमें K को इन्वर्स करना है। K को इन्वर्स करने के लिए जरूरी है कि डी के साथ K इन्वर्स मल्टीप्लाई इन्वर्स इंटू K मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास ये डी आ जाता है और यहाँ पे ये और इसको कोफैक्टर एडजंक्ट में मेथड जो है कोफैक्टर का, उसको यहाँ पे यूज किया है। तो ये उसके हिसाब से ये वाली जो हमारी मैट्रिक्स है C11 K2 K3 आ जाता है। C11 K2 जब इसके रेफरेंस से करते हैं तो C11 में ये K2 K3 आ जाएगा। C21 जो है हमारा ये -2 आएगा, +1 एंड 2 आ जाएगा। 1 नोट 1 I1 है और J2 है, तो ये 3 आ जाएगा। और ये 1 2 जो है, जब 1 2 आप इस पे जाएंगे तो -K2 आ जाएगा। -K2 इंटू I2 और J1 पे ये 3 आ जाएगा। फिर K22 जो है ये 1 2 रो 1 में है, तो ये I1 एंड 2 है, और ये JI2 है एंड J1 है, तो ये 3 हो जाएगा। और फिर जब आप C22 पे जाएंगे, जब इस पे जाएंगे तो आपका K1 पे 2 आ जाएगा, K1 K2 आ जाएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को हमने ये बना लिया है। दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, और जो हमारी ये K मैट्रिक्स है, ये जो हमारी K मैट्रिक्स है, दिस इज अवर K मैट्रिक्स। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो वी गेट द डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। प्लस प्लस को माइनस किया, दूसरों को माइनस करके वो स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। और ऊपर हमारे पास ये कोफैक्टर आ गया। तो ये कोफैक्टर और ये जो है ये हमारे पास फैक्टर आ गया। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है U3 U4 के लिए हो गई। तो U3 is equals to this row into this column, जिसका मतलब है K2 into P, और बाकी ये पूरा फैक्टर जो हमारा फैक्टर आ रहा है, ये पूरा फैक्टर आ गया नीचे वाला 1 ओवर के ऊपर इंटू K2 इंटू P। और U4 जो है दिस रो इंटू, तो K2 जो है 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। K1 K2 इंटू P डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर ले, हमने U3 और U4 को दोनों को मालूम कर लिया। तो हमने सारी डिस्प्लेसमेंट को मालूम कर लिया। फिर इन डिस्प्लेसमेंट को चूंकि हमें मालूम है, तो हम अपना स्टिफनेस और ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक के साथ इसको कर लें, तो ग्लोबल फोर्स वेक्टर को अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाली वेक्टर मल्टीप्लाई बाय दिस U1 और U2 तो हमारा 0 है। तो बेसिकली ये जब आप पूरा मल्टीप्लाई K1 माइनस K1 इंटू U3 इज इक्वल टू Fx1। F1x इज इक्वल टू माइनस K1 इंटू U3, और U3 क्या है, K2 इंटू P। तो K2 इंटू P ओवर ये हमारी डिटर्मिनेंट के ऊपर है उसका, तो ये आ जाएगा माइनस K मल्टीप्लाई। इसी तरह हमारे पास F1x जो है ये वैल्यू हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाती है। इसी तरह हमारे पास F2x आ जाएगा। F2x इज दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस, तो माइनस K3 इंटू U4, माइनस K3 इंटू U4, और U4 की ये वैल्यू है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह हम बाकी सारे वेक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। F3 तो हमारा 0 है, फिक्स है। F3 पे P लोड है वहां पे, और ये फिर सारी वैल्यूज हमारी आ जाती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपने सारे ब्लंडर्स किए हैं, यहाँ पे आपने सारा कुछ गलती की है। क्योंकि ये सोल्यूशन मैनुअल से यूज नहीं हो रहा था, मैंने यहाँ पे डेल्टा वैल्यू जो है, एज यू कैन सी फ्रॉम द असाइनमेंट, इस असाइनमेंट से देखें तो मैंने ये डेल्टा 2 जो है 1.5 इंच कर दिया, और आपकी बुक के अंदर जो उसके अंदर है डेल्टा की वैल्यू इज 1 इंच, और यहाँ पे K1 K2 जो है 1500 है। और अब आप हम इसमें वापस चलते हैं, तो यहाँ पे जो है K जो है वो 1000 है, मैंने उसको 1500 कर दिया, और ये डेल्टा को 1.5 कर दिया। तो आपकी मैट्रिक्स तो ग्लोबल जो एलिमेंटल मैट्रिक्स बनेगी 1 और 2 की, वो तो इसी तरह बनेगी, यही चीज बनेगी। और फिर ये ग्लोबल मैट्रिक्स भी आपकी इसी तरह बनेगी।
और इस पे आपका चूंकि फिक्स एट 0 है तो वहां पे फिक्स हो जाएगा, तो ये कॉलम खत्म होके ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहां से जो है पहली इक्वेशन जो है 4 से 0 वहां पे जो है नोट पे, ठीक है, f2x यहाँ पे जो है नोट 2 पे तो कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही है, 0 है, तो फोर्स 2 0 है। 5 3 की वैल्यू को हमें नहीं पता, और इसी तरह हमें 1 की वैल्यू नहीं पता, मगर 1 0 के से खत्म हो गया। तो जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस विद u22, तो यहाँ पे हमारे पास 0 इज इक्वल टू k2 u2 इनटू k, तो यहाँ पे वैल्यूज जो है डेल्टा 1.5 है। आपने वहां पे 1 लिख के वही 0.5 मुझे दे दिया, तो आपका रिजल्ट गलत हो गया, आपने इसको चेंज नहीं किया। उसके बाद जब आपने फोर्स कैलकुलेट की है, जिन्होंने इसको 1.5 भी चेंज कर दिया था, तो यहाँ पे ये डेल्टा है, k इंटू डेल्टा है, और ये k इंटू यू है, k इंटू यू टू है और k इंटू डेल्टा है। ये k इंटू यू टू में तो 0.75 आपने डाल दिया, यहाँ पे आपने 0.75 डाल दिया, और यहाँ पे ये 1 ही लेगा जो 1.5 था। एज ए रिजल्ट वो भी गलत हो गया। ये देख लें, ये 1.5 डाला तो ये आपका 0.75 इंचेस आता है। हमने ये भी 500 किया, 1500 किया, यहाँ पे आपने वही 1000 यूज कर लिया के की जगह, और यहाँ पे सिर्फ 0.7 को किसी ने कन्वर्ट किया, वरना ये भी 0.5 कर दिया, और कुछ ने ये कन्वर्ट किया मगर इसको 1 ही रखा है, तो यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट आ जाता है। फिर एलिमेंट के लिए जब आप जाते हैं, व्हेन यू गो फॉर द एलिमेंट 1 के लिए, फॉर नोडल फोर्सेस एट एलिमेंट 1, स्टिफनेस मैट्रिक्स तो वही रहेगी, u1 इज इक्वल टू 0, u2 इज 0.75। 2 की जो वैल्यू है इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो -1127 एंड प्लस 1127 आ जाता है। इसी तरह जब आप नोट 2 पे ये काम करते हैं, तो नोट 2 पे भी आपका ये 0.75 है, और ये u3 1.5 है। तो यहाँ पे जब आप करते हैं डेल्टा, चूंकि 1.5 है, ये भी आप में से कुछ कन्वर्ट करना भूल गए कि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू है, और ये 1 है नहीं है, 1.5 है। तो दीज आर द टू वैल्यूज व्हिच इज ऑब्टेन्ड। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। बाकी आपने सारा इसी तरह सॉल्व किया है, इसको मुझे दोबारा डिटेल में गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने सोल्यूशन मैनुअल को इशारा किया है। तो अब मुझे बार बार ये हम सबको समझा चुके हैं, एक बार आप इसको समझ लें। अगर आपने इसको अच्छी तरह नहीं समझा, देन यू विल बी इन बिग प्रॉब्लम कि फाइनल का मिड टर्म का पेपर आप नहीं कर सकेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ कॉपी कर रहे हैं समझे बगैर, मेरा मकसद था कि अगर आप इधर से कॉपी भी कर रहे हैं, सोल्यूशन मैनुअल तो है आप सबके पास, थोड़ा सा समझ भी जाए और उसको समझ के करें। और उसके बाद जब आपने 5 में आए तो 5 का बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो है ना, ये जो आपका है ये 1 है, ये 2 3 4 5 था। मैंने इन वैल्यूज को चेंज कर दिया है इन द इक्वेशन। यहाँ पे आप देखें, मैंने 5 में ये सबसे पहले वाले को 2 कर दिया, 2 को भी 2 कर दिया, 3 को 3 रखा है, 4 को दोबारा 1 कर दिया है, जो यहाँ पे 1 था उसे 4 कर दिया, मगर इसे 4 नहीं किया, 2 कर दिया, और 5 को जो है 4 कर दिया, 5 नहीं रखा। ये वैल्यूज मैंने चेंज की थी और आपको इसके मुताबिक सॉल्व करना था, मगर अनफॉर्चुनेटली आप में से मेजॉरिटी ने मुझे यही आंसर दे दिया, जो आप इसको सॉल्व नहीं कर सके और यही चीजें लिख दी, जबकि आपका आंसर जो है इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, आंसर आपका ये होना चाहिए था, क्योंकि पहले के अंदर सारे के 2 है, तो D1 और D2 के साथ ये सारे 2s आ जाएंगे। उसके बाद सारे जो है ना ये 3 मैट्रिसेस D2 D4 D2 D3 D4, कौन कौन से आ रहे हैं, एक मिनट, ये 2 के साथ 4 है सारे, तो एलिमेंट 3 पे भी 4 पे भी 2 पे भी सारे 2 4 2 4 2 4 है, ये याद रखिएगा। तो एज ए रिजल्ट 2 4 2 4 2 4, ये तीनों में 2 4 है, मगर ये K2 एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पे भी सारी 2 2s हैं। ये एलिमेंट 3 है, यहाँ पे 3 मैंने ये नहीं चेंज किया था, एलिमेंट 4 को सारा 1s में बदल दिया था, और एलिमेंट 5 को सारे 4s कर दिया था इंस्टेड ऑफ 5।
तो ये आपने प्रॉपरली बनाना था, जिसके लिए मैंने ये एक्सरसाइज की थी कि चेंज करके थोड़ा सा आप ट्राई करें, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर अनएबल टू डू दैट। मेजॉरिटी नहीं कर सकी, जितने मैंने अब तक असाइनमेंट चेक की है उन्होंने चरबाई लिख दिया, अदरवाइज दे वर अनसक्सेसफुल। इसके अंदर आप ये देखिएगा कि यहाँ पे जब हम ग्लोबल में इसको असेंबल कर रहे हैं, ग्लोबल में जब हम सम कर रहे हैं तो ये 1 एंड 2 है, तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 माइनस 2 एंड 2, ये 1 एंड 2 की हमें फिक्स आ गई, स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गई। 2 में जो है 2 एंड 4 है, 2 एंड 4 है, 2 में 2 है, 2 2 में 4 2 है, और 4 2 में माइनस 2 है, और 4 2 4 में 2 4 में माइनस 2 है, और 4 4 में 2 है, 4 4 में 2 आ गया। इसी तरह ये थर्ड वाला जब आप करेंगे 2 4 में है, 2 में जो है 3 आएगा, 2 में 3 आ गया, यहाँ पे 2 में 1 आ गया, ये हमारा इधर का कंप्लीट हो गया। इसी तरह यहाँ पे जो है ये 4 2 में माइनस 3 है, तो ये माइनस 3 आ गया, 4 कॉलम है, सेकंड रो में आ गया। यहाँ पे 4 2 में माइनस 1 है, फोर्थ कॉलम में यहाँ पे 2 में माइनस 1 आ गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह 2 के 4 में माइनस 3 आ गया, यहाँ के 2 के 4 में माइनस 1 आ गया, ये आपका पूरा हो गया। इसी तरह यहाँ पे 4 4 में 3 आ गया, 4 4 में 3 आ गया, ये 4 4 में 1 आ गया। उसके बाद यहाँ से 4 4 में ये 4 आ गया, 4 4 में ये 4 आ गया, और 4 3 में ये माइनस 4 आ गया, 4 3 में ये माइनस 4 आ गया, और 3 4 में माइनस 3 आ गया, और इधर 4 3 में माइनस 4 आ गया, और 3 3 में ये 4 आ गया। इस तरह हमने ये पूरा ग्लोबल मैट्रिक्स बना ली, और इस पूरे ग्लोबल मैट्रिक्स को जब आप इसको फर्दर ऐड अप करते हैं तो इनको ऐड अप करें तो 8 हो जाता है, इसको ऐड अप करें तो माइनस 6 आ जाता है, इसको ऐड अप करें तो माइनस 6 आ जाता है, और इसको ऐड अप करें तो 3 2 5 प्लस 5 10 आ जाता है। तो ये हमारे पास बाकी चीजें एज इट इज नंबर आ जाते हैं। तो दिस इज द, ये आपने थोड़ी सी मेहनत करनी थी, जिसमें आपकी पूरी क्लास में मेरे ख्याल से हार्डली 10% ने ठीक की है, बाकी सब ने ऊट पटांग हरकतें की, इसको समझा नहीं है, कईयों ने तो सोल्यूशन मैनुअल से लिख दी है। तो ये ख्याल रखिएगा, अगर आप इस तरह का काम करेंगे समझे बगैर सिर्फ कॉपी करके असाइनमेंट सबमिट करनी है, तो आपका फ्यूचर बहुत डार्क है, आप मिड टर्म पास नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा सारी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह कर लें, सारा कुछ अच्छी तरह सॉल्व कर लें। तो इस तरह मैंने आपको सारा ये एक्सप्लेन कर दिया। असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट होगी। अगली बार जो हमारा ट्यूसडे को मेकअप क्लास होगी, आप सबको पता है ना कि ट्यूसडे को विल बी अ मेकअप क्लास, और उस मेकअप क्लास में हम बेसिकली मेकअप क्लास में जो है पहले थोड़ा सा लेक्चर होगा, और उसके बाद अब मैं आपको असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो आपकी असाइनमेंट नंबर 2 जो है उसको भी सॉल्व कर दूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या करना है। एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? कोई क्वेश्चन? जी बताइए, जो एब्सेंट थे उनमें से कोई आया है? मुहिबुल्लाह अरशद, मोहम्मद वाजिद, अब्दुल रहमान, उसामा अली खान, बिलावल खान, प्रेजेंट सर। वकार अहमद बुख्ती। तो इसका मतलब हमारे जो है 1 2 3 4 कॉल में है जी। कौन कॉल में है? सर, उसामा अली खान सर। उसामा अली खान कॉल पे है, उनके कनेक्शन नहीं आ रहा। सर ये बोल रहे सर, अभी देखें ना, अभी आवाज कम है, माइक खराब है। ओके, ये मैंने उनको प्रेजेंट कर दिया। तो अब जो है
मुहिबुल्लाह अरशद, वाजिद 2 और अब्दुल रहमान 3 एब्सेंट हैं आज, 3 एब्सेंट हैं। ठीक है, तो हमने ये कौन है, वलीद है, इनको तो एब्सेंट कर लिया सर। मेरी मस्जिद, वलीद का तो हमने कर दिया ना, मार्क हो गया। ठीक है, ये किसका हैंड रेज है जी? वलीद अहमद बताइएगा, आपकी तो प्रेजेंट लगी हुई है वलीद अहमद। वलीद अहमद प्रेजेंट जी। मुहिबुल्लाह सर। मुहिबुल्लाह अब आए हैं? मुहिबुल्लाह, यस सर, यस सर। इतना लेट आप आते हैं? सर मोहम्मद वाजिद प्रेजेंट जी। सर मोहम्मद वाजिद प्रेजेंट। मोहम्मद वाजिद भी अब प्रेजेंट हो गए जी सर। और एक एब्सेंट रहे हैं, क्या नाम है उनका? अब्दुल रहमान एब्सेंट है, 1 इज एब्सेंट। ठीक है ना? प्रेजेंट जी, अब्दुल रहमान प्रेजेंट हैं या नहीं, अभी क्लियर कर लें, या तो चैट पे मैसेज लिख दें। यहां कहीं भी अब्दुल रहमान नहीं है, ठीक है ना, कहीं भी अब्दुल रहमान नहीं है, तो ही इज एब्सेंट। मैं इसको क्लोज करने लगा अटेंडेंस को। अब्दुल रहमान इज एब्सेंट, तो एक एब्सेंट है आप में से, तो वी विल स्टॉप ओवर हियर। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं, जैसे कि मैंने क्लास के शुरू में भी कहा था कि टोटल जो है